नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हार्डी-विनवर लॉ पार्ट 2। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हिंदी या इंग्लिश का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस टॉपिक को हार्डी-विनवर पार्ट 1 पार्ट 2 को ऑलरेडी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन में लगभग 1 महीने पहले बनाकर एक ही वीडियो में डाल रखा है। आप उसे इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, हार्डी-विनवर लॉ का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बनाकर अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और प्रूफ ऑफ हार्डी-विनवर लॉ को डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं एप्लीकेशन ऑफ हार्डी-विनवर लॉ और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन, इन दो कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ हार्डी-विनवर लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है कि इससे हमें म्यूटेशन, माइग्रेशन, पॉपुलेशन साइज, नॉन रैंडम मीटिंग, नेचुरल सिलेक्शन, इन सभी इवोल्यूशनरी फोर्सेस का क्या योगदान होता है इवोल्यूशन के अंदर, इसे समझने में हमें मदद मिलता है हार्डी-विनवर लॉ की मदद से। दूसरा जो एप्लीकेशन है वह है हार्डी-विनवर लॉ एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। हार्डी-विनवर लॉ का यह कहना है कि कोई भी पॉपुलेशन तब तक कांस्टेंट बना रहेगा, तब तक जेनेटिक स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का कांस्टेंट बना रहेगा, जब तक कि वहाँ पर कोई इवोल्यूशनरी फोर्सेस ना कार्य करे, या फिर उसका जो कंडीशंस है, हार्डी-विनवर लॉ का कंडीशन है, वो वायलेट ना हो। तो जो ब्रीडर होते हैं उसका उद्देश्य होता है, उसका गोल होता है, ब्रीडर का एम होता है कि किसी भी प्रकार से हम लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें। अब हम जानते हैं कि जो लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन होता है वह कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल जीन करता है। जीन जो है वह हर तरीके की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोलिंग फोर्स है। तो यदि हमें किसी प्रोडक्शन को घटाना या बढ़ाना है तो हमें उसे मुख्यतः जेनेटिक लेवल पर कंट्रोल करना होगा। उसकी फ्रीक्वेंसीज को, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो पॉपुलेशन के अंदर है उसे चेंज करना होगा। तो अब हार्डी-विनवर लॉ यह बोलता है कि जब तक आप हार्डी-विनवर लॉ के जो कंडीशन है उसे वायलेट ना करोगे, तब तक आप पॉपुलेशन के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन की जेनेटिक स्ट्रक्चर को यदि चेंज करना हो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हार्डी-विनवर लॉ को हम समझें और किस तरीके से हम इवोल्यूशनरी फोर्सेस को यूज करते हुए पॉपुलेशन के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसकी मदद हमें हार्डी-विनवर लॉ को पढ़ने से काफ़ी कुछ मिलता है। जो तीसरा एप्लीकेशन है हार्डी-विनवर लॉ का वह है जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिसेसिव एलील। अब जो डोमिनेंस के कंडीशन में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है वह इनडिस्टिंग्विशेबल होता है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन से। हेट्रोजाइगस भी आपको डोमिनेंट के तरीके से ही फिनोटिपिकली दिखता है और डोमिनेंट होमोजाइगस भी वैसा ही दिखता है। तो इस कंडीशन में रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है यूजुअल मेथड से। तो यहाँ पर हार्डी-विनवर लॉ जो बोलता है वह यह कहता है कि यहाँ पर हमें यदि रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जो होमोजाइगस रिसेसिव की जो फ्रीक्वेंसी है, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है, उसे यदि हम रूट अंडर करेंगे तो हमें रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगा। तो हार्डी-विनवर लॉ की मदद से हम रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं जब डोमिनेंस का कंडीशन हो। हार्डी-विनवर लॉ की मदद से हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी है। तो यह एक इक्वेशन के द्वारा हम कर सकते हैं, जो इक्वेशन है P+Q का स्क्वायर, जो है P+Q का होल स्क्वायर, और यहाँ पर P और Q डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसीज है। तो यह जो स्क्वायर करेंगे
डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी को, तो यह हमें जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी देगा। यह जो बाइनोमियल इक्वेशन है इसकी मदद से हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी होगी, 2pq हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी होगी और q स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी होगी। हार्डी-विनवर लॉ की मदद से हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैरियर कहने से यहाँ तात्पर्य है कि कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशंस में अपीयर होते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है डोमिनेंस की वजह से वह रिसेसिव जो जीन है वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट दिखाता है। लेकिन उस कंडीशन में भी जो हार्मफुल जीन है, डेट्रीमेंटल जीन है, वह छुपा होता है कैरियर एनिमल्स में। कैरियर जो है हेट्रोजाइगोट कंडीशन है, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है। यह बाद में जब होमोजाइगोट में कभी तब्दील होगा तो उस कंडीशन में वह लिथल जो इफेक्ट है उस जीन का वह नज़र आ जाएगा। तो इस वजह से हमें कैरियर को पहचानना, पॉपुलेशन में कैरियर को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें कल किया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें पॉपुलेशन में जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वह भी जानना आवश्यक है, ताकि हमें पता लगे कि हमारी पॉपुलेशन में कितना खतरा हो सकता है, कितने कैरियर्स हो सकते हैं। तो कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है, हेट्रोजाइगोट की जो फ्रीक्वेंसी है, वह हम 2pq की मदद से निकालते हैं, इस फार्मूला की मदद से निकालते हैं। जो फार्मूला है वह है 2pq और हम p जानते हैं कि जो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है और q जो है वह रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है। इसे हम दूसरी तरीके से कहें तो इस फार्मूला को हम 2q इंटू 1 - q भी बोल सकते हैं, क्योंकि p और q का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। हार्डी-विनवर लॉ का एक और एप्लीकेशन है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को टेस्ट करना कि पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। यदि जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशनशिप है p + q का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर + 2pq + q स्क्वायर, यदि यह रिलेशनशिप पॉपुलेशन के अंदर नज़र आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। हार्डी-विनवर लॉ की मदद से हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस का भी पता लगा सकते हैं। हम मोटा मोटी यह कह सकते हैं कि जो ट्रेट है वह एक जीन से कंट्रोल हो रहा है या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से कई सारे जीन से कंट्रोल हो रहे हैं। यदि एक जीन से कंट्रोल हो रहा है तो यह जो जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। यदि कई सारे जीन उस एक पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है तो यह रिलेशनशिप देखना मुश्किल होगा उस तरीके के ट्रेट के लिए। हार्डी-विनवर लॉ की मदद से हम मेटिंग सिस्टम का भी पता लगा सकते हैं। यदि जीन और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि रैंडम मेटिंग हो रहा है। यदि हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस की हेट्रोजाइगोटिक फ्रीक्वेंसी कम है तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर इनब्रीडिंग हो रहा है। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन को देखेंगे। हमने अभी एप्लीकेशन ऑफ हार्डी-विनवर लॉ को के ऊपर चर्चा किया था। अब हम आगे इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो बाइनोमियल इक्वेशन भी जिसे हम बोलते हैं, p + q का स्क्वायर को p स्क्वायर + 2pq और q स्क्वायर से हम दिखाते हैं। यहाँ पर p और q डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी है और p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज है। अब हम हेट्रोजाइगोट में किस तरीके से रिलेशनशिप बनते हैं, हेट्रोजाइगोट्स जो है उसमें क्या कुछ इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगोट्स किस तरीके से दिखेंगे, उस बारे में कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यह है, और यह क्वेश्चंस में जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से इस वाली स्लाइड से काफ़ी बनते हैं कि जो हेट्रोजाइगोट की जो फ्रीक्वेंसी है वह क्या होगा। तो 2pq की मदद से हम हेट्रोजाइगोट की कंडीशन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। हेट्रोजाइगोट को हम
कैरियर भी बोलते हैं यदि होमोजाइगोटिक रिसेसिव टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। अब यह 2pq या हेट्रोजाइगोट की जो फ्रीक्वेंसी है वह मैक्सिमम कब होगा, यहाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगोटिक फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तब होगा जब पी क्यू दोनों की वैल्यू 0.5 आ जाए। हम जानते हैं P और Q का योग जो है 1 के बराबर होता है, और 1 की वैल्यू यदि 0.5 होगा तो दूसरे की भी वैल्यू 0.5 होगा। इन दोनों की वैल्यू जब 0.5 के बराबर आ जाए तो हेट्रोजाइगोट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी, और यह फ्रीक्वेंसी जो हेट्रोजाइगोट की है वह भी 0.5 की बराबर ही होगा, और हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी 0.5 से कभी ज़्यादा नहीं होता है। यह भी एक दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। एक पहला क्वेश्चन तो P और Q की वैल्यू 0.5 होनी चाहिए मैक्सिमम हेट्रोजाइगोट के लिए, और मैक्सिमम हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, तो वह भी 0.5 के बराबर हो सकती है। अब जैसे जैसे P और Q की फ्रीक्वेंसी 0.5 से दूर जाएगा, हटेगा, वैसे वैसे जो हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी है वह भी 0.5 से कम होता चला जाएगा, वह भी कम होता चला जाएगा। यदि P की वैल्यू 0.4 है तो Q की वैल्यू 0.6 होगा, और जो हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है वह मैक्सिमम से कम हो जाएगा। यदि P की वैल्यू 0.3 है तो Q की वैल्यू 0.7 होगा, और जो हेट्रोजाइगोट की जो वैल्यू है वह और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम 0.5 से दूर होते चले जाएंगे P और Q की वैल्यू, वैसे वैसे आपकी जो हेट्रोजाइगोट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वह कम होती चली जाएगी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हेट्रोजाइगोट्स का वह यह है कि जो रेयर एलील होते हैं वह मैक्सिमम हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में आपको मिलेंगे। जो यदि कोई एलील की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो वह होमोजाइगोटिक कंडीशन में नहीं मिलेगा, वह एलील आपको हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में मिलेगा। यहाँ से भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि रेयर एलील्स आर ऑलमोस्ट फाउंड इन डैश कंडीशन, तो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर मैं अपने लेक्चर को समाप्त करूंगा, और आशा करता हूं कि हार्डी-बिनवर लॉ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी तरीके का कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।